आप अगर मुझे ध्यान से सुन लो, बस ध्यान से अगर सुन भी लो, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो आप अगर लिख लो, तो भी आपको हर चैप्टर में से जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हर चैप्टर में से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको कहीं पे नंबर कटेगा नहीं। इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि जो हमारा रेडिएशंस होते हैं उनके पास भी दो नेचर है, हमारा जो मैटर है उनके पास भी दो नेचर है। तो बच्चों यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी मतलब मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के भी आपको समझाने की कोशिश करी है। ये जो है यहाँ पर ये क्या है, तो ये है मेटल का सरफेस। तो ये मेटल की सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां से मैंने एक अल्ट्रावायलेट लाइट को, रेडिएशन को इस पे गिराया है। जैसे ये लाइट आके यहाँ पे गिरती है तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का निकलना इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेलो बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी आने वाला अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर पर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बच्चों नाम से ही पता चल रहा होगा कि अच्छा, पहली बात तो आप मुझसे पूछोगे सर आपने यही चैप्टर क्यों स्टार्ट किया। तो मेरा आपसे बस मैंने जैसे कि आपको जब मैं वेटेज आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो वेटेज एक्सप्लेन करते समय मैंने आपसे एक ही बात कही थी बच्चों कि हम सबसे पहले, क्योंकि देखो चैप्टर्स हमें पढ़ना है, कुल मिला के हमें मार्क्स लाना है। कभी भी बोर्ड में जब मार्क्स आते हैं तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन से चैप्टर को पढ़कर मार्क्स लाए, वो सिर्फ आपको आपके मार्क्स पूछता है। तो जब भी वो आप उसको सिर्फ अगर मार्क्स से लेना देना, तो क्यों ना हम भी जब चैप्टर्स पढ़ें तो दिमाग में सिर्फ यही बात रखें कि पहले कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़ूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स आ सके। तो मैंने जो एनालिसिस किया था बच्चों, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप अभी भी बहुत आसानी से आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। तो जैसा मुझे लगता है तो आपको फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो चालू करना चाहिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें जो है बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, और आराम से मार्क्स मिल जाते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 2023 में भी आपके इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था जो कि अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर था, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ गया था। तो बच्चों क्वेश्चन आना इसमें तय है और आसान है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो बच्चों ये जो नेचर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमें जो है क्या करना है, इसके अंदर मैटर और रेडिएशन, किसका, मैटर और रेडिएशन, ये दोनों के दोनों चीज अपने पास डुअल नेचर रखते हैं। डुअल नेचर मतलब एक, अगर मैं आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताना चाहता हूं, रेडिएशन जो होता है ना बच्चों, वो भी 2 नेचर रखता है। 2 नेचर मतलब कभी तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा, तो कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और अगर मैं बात करूं मैटर की, तो मैटर भी बच्चों कभी तो वेव की तरह बिहेव करेगा और कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि जो हमारा रेडिएशंस होते हैं उनके पास भी 2 नेचर है, हमारा जो मैटर है उनके पास भी 2 नेचर है। तो बच्चों यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और आपने अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन में ये कुछ शब्द लिखे होते हैं, जब आप पढ़ते हो तो आपको मिलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बच्चों ये सारी चीजें अपने पुराने नॉलेज के बेसिस पे अगर मैं आप लोग को बताऊं तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, सर रिफ्लेक्शन का मतलब कोई एक ऐसी वेव, लाइट वेव जो ऐसी आई और यहां से टकरा के वापस से चली गई। तो यहां से आई और यहां से टकरा के वापस चली गई। तो जब आकर वापस चले जाना, सेम मीडियम से आना और उसी मीडियम में वापस चले जाना, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर यहां पे एक मीडियम समझो फॉर एग्जांपल μ1 है और यहां पे ये मीडियम μ2 है, अगर यही लाइट वेव जो आ रही है ये अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाती, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में वेव वापस आ जाती है, रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाती है। तीसरा जो है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों, समझो फॉर एग्जांपल यहां से एक लाइट वेव आ रही थी,
यहां से एक लाइट वेव आ रही थी, दोनों एक पॉइंट पे आके मिल गए। अब ये मिलने के बाद में बच्चों इंटरफेरेंस मतलब होता है कि दोनों वेव्स ओवरलैप कर गए। तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कि सेम फेज में आके ओवरलैप कर गए तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह देते हैं। अगर डिफरेंट फेज में आके मिल रहे हैं तो उन्हें हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये भी चीज हमने पढ़ रखी है। फिर उसके बाद में एक शब्द दिख रहा है डिफ्रैक्शन। बच्चों डिफ्रैक्शन कैसे बताओगे आप? तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन एक तरह का फिनोमिना है जिसमें लाइट रेज जब आती है तो किसी एक कॉर्नर से टकरा के बेंड हो जाना। बच्चों जब चैप्टर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया जाता है और मैं भी आपको जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, बट अभी मुझे एक एक लाइनों में समझना है। तो डिफ्रैक्शन को कैसे समझूं मैं? कि जब भी कोई लाइट आकर किसी एक कॉर्नर से टकरा कर बेंड हो जाए उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन जो बच्चों क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन एक तरह का फिनोमिना है जिसमें कोई भी लाइट किसी भी एक कॉर्नर से लगकर टिल्ट हो जाती है, या फिर मैं बोलूं वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को हमको पढ़ना है बच्चों, बहुत डीप में पढ़ना है, लेकिन वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन सर एक फिनोमिना है, जैसे कि आपको पता है ये बात कि जब कोई भी लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो वो किस प्रकार ट्रेवल करती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन होते हैं या फिर कोई भी वेव जब चल रही है तो उसके अंदर हर डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहा होता है। बट हमारी आज जरूरत पड़ गई बच्चों कि मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेव को क्या करवाना है, वाइब्रेशन वाली वेव चाहिए। तो हम क्या करते हैं? पोलरॉइड्स का यूज करते हैं। तो जब हम किसी भी लाइट को, जिसको मैं बोलता हूं अनपोलराइज्ड लाइट, बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? एक ऐसी लाइट जिसके अंदर वेव्स हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने ये एक पोलराइड डिवाइस है मेरा, इस पोलराइड डिवाइस में से जैसे ही मैंने एक पर्टिकुलर इस अनपोलराइज्ड लाइट को पास किया तो यहाँ पे इस पोलराइड्स के अंदर कुछ एक ऐसा सिस्टम बना होता है कि वो इस वेव में से सिर्फ केवल एक ही कोई तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल को आगे अलाउ करेगा। तो वह पार्टिकल फिर क्या करेगा आगे, जो इधर से बहुत सारी आ रही थी बट यहां से सिर्फ क्या निकलेगी, एक ही डायरेक्शन की। तो हमने क्या कर दिया, एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोलराइजेशन कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो यही सारी बातें थी। तो आप सब लोग देख रहे रहोगे मैं जब भी ये फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक फिनोमिना में मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, वेव। इसका मतलब जब भी आप लाइट का रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी देखोगे तो इसका मतलब आप लाइट के वेव नेचर की बात कर रहे हो। जब भी आप लाइट का रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी की बात करोगे इसका मतलब आपने लाइट के वेव नेचर की बात करी है। अगर आप इंटरफेरेंस की बात करोगे तो वेव नेचर की बात करी है। अगर आपने डिफ्रैक्शन की बात करी है तो वेव नेचर की बात करी है। अगर आपने पोलराइजेशन के बारे में बोला है तो वेव नेचर की बात करिए। तो सर हमने जब भी ये सारे फिनोमिनास पढ़े थे तो इन फिनोमिनास में हमने लाइट को एज अ वेव नेचर माना था। क्या माना था बच्चों? वेव नेचर। बट इस चैप्टर में हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर भी देखने वाले हैं। तो वो पार्टिकल नेचर को कैसे देखा जाएगा, कौन से एक्सपेरिमेंट से, आप लोगों ने सर बहुत बार एक बहुत अच्छा सा नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये सारी चीजें हम सुनते आए हैं। बट आज हम उसको ना प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो एमिशन होता क्या है, फोटो सेंसिटिव प्लेट्स होती क्या है। तो चलो बच्चों ध्यान से समझते हैं। तो हम इस चैप्टर में एक स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट। तो लाइट की अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करनी है तो उसमें से सबसे पहला जो लाइट का पॉइंट है वो क्या है बच्चों, कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बच्चों आप सब लोग जानते हो कि ये जो लाइट जल रही है, समझो तो लाइट हम जब ऑन करते हैं तो लाइट की जो पर्टिकुलर रोशनी हमें मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में मिल रही है। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलता हूं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है सर। तो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसा तरीका है, बोल सकते हो आप, एनर्जी को ट्रांसफर करने का जिसमें वह पर्टिकुलर एनर्जी जो है ना, डिस्टर्बेंस, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, इट इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ
पार्टिकल, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टिकल है वो अपने आप को डिस्टर्ब करता है और एनर्जी को आगे आगे ट्रांसफर करता है। तो अगर डिस्टर्बेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फॉर्म में हो, अगर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते समय हमारा जो डिस्टर्बेंस है वो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फॉर्म में हो, तो सर उस पर्टिकुलर टाइप के एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नाम में ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रकार का डिस्टर्बेंस एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। समझ में आई बात मेरी बच्चों? ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट में मैंने लिख रखा है वो क्या है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है। फिर उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, इन दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन्स। तो बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है और उस पैकेट्स को हम क्या नाम दे देते हैं? फोटोन। अब फोटोन को बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है, पूरे इसमें फोटोन। तो फोटोन क्या है सर? तो फोटोन नाम आते ही बच्चा कंफ्यूज इसको करता है प्रोटॉन से। बच्चे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी जो चीजें आपने पढ़ रखी है वो तो होता है पार्टिकल। वो क्या होता है? पार्टिकल। और अगर वो पार्टिकल है तो उसके पास मास भी होगा और उसके पास चार्ज भी हो सकता है। बट ये जो फोटोन है इसके पास ना तो मास होता है और ना ही चार्ज होता है। समझ में आई बच्चों? तो फोटोन क्या होता है? फोटोन इज ए मासलेस एंड चार्जलेस। फोटोन इज अ मासलेस एंड चार्जलेस। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखना ये बात, इसके पास होती है केवल एनर्जी, और वो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फोटोन के वो क्या होता है? तो ध्यान से समझना, वो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। तो एच न्यू के अंदर बच्चों ये जो न्यू है, इस न्यू को हम क्या कहते हैं? ये होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो ये लैम्बडा आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो सर जब कभी भी हमको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी होगी तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने वो मुझसे बोलेगा कि बताओ मुझे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी क्या है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि उसने मुझे क्या गिवन डाटा दिया है? उसने मुझे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ दी है या उसकी फ्रीक्वेंसी दी है? अगर बच्चों उसने आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है E इज इक्वल टू एच न्यू, और अगर आपको उसने वेवलेंथ दे रखा है तो फॉर्मूला लगाना है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। अब इसमें बच्चे लोग के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये H क्या है? तो बच्चों ये जो H आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये H जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस H को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो बच्चों हम सॉल्व करने के लिए 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है बच्चों? और ये जो C आपको दिख रहा है, ये C कुछ नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? C आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो कैसे, कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। कौन से स्पीड से ट्रेवल करता है? लाइट के स्पीड से। ठीक है बच्चों? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाइट के रिगार्डिंग। लाइट इज सबसे पहली अगर मैं बात पूछूं आपसे तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इट इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डेफिनेशन। तीसरा, इन दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। रेडिएशन क्या है? एक तरह का एनर्जी का ट्रांसफर ही है। तो सर इन दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोटॉन्स। क्या कहते हैं?
फोटॉन्स। फिर उसके बाद में उसका आपको स्पीड पूछ लिया जाए तो वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। और जब कभी भी आपको एनर्जी ऑफ फोटोन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है फोटोन की एनर्जी होती है E = h न्यू या फिर hc/लैम्बडा। यहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्बडा वेवलेंथ होता है किसी भी वेव का, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और इसका c जो है यहाँ पे वो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि बच्चे सबको याद होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, कई बार यहाँ पे 3 × 10⁻, कई बार यहाँ पे क्या लिखा होता है 3 × 10⁻10 लिखा होता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर हमने तो 3 × 10⁸ पढ़ी थी बट आपने यहाँ पे 3 × 10⁸ दे दी 10 दे दी है। तो बच्चों ध्यान से देखना 3 × 10⁻10 जब भी लिखेगा ना तो वो मीटर नहीं होगा, वहां पर वो सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बच्चों? सेंटीमीटर होगा, कि सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जब कभी भी स्पीड ऑफ लाइट सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी तो 10⁻10 होगा, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो 10⁸8 होगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को इतना समझना है जो कि हमने अब तक सीखा है। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। आगे अगर जैसे ही मैं बढ़ने की बात करूं तो आपको अब जो है वो पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आप मुझे बोलोगे कि सर हमारा जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। आपको कई बार सवाल डायरेक्टली आ जाता है कि लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट इज अ वेव नेचर, कहां से पता चला? बोलो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे तरीके, ये जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं उन सब में आपने लाइट को क्या माना था? वेव नेचर माना था। यहां पे आप लाइट को क्या मानोगे? पार्टिकल नेचर। आप मान नहीं रहे हो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन आ चुका था इस बार 2023 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए। बोला गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो। तो कैसे बच्चों एक्सप्लेन करेंगे? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ध्यान से समझना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है हेनरिच हर्ट्ज। तो ये जो साइंटिस्ट है हेनरिच हर्ट्ज, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को डिस्कवर किया था कौन से ईयर में? 1887 में। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों? हेनरिच हर्ट्ज डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन 1887। और ये डिस्कवरी कुछ और चल रही थी, उसके बदले उन्होंने कुछ और डिस्कवर कर दिया। वो एक्चुअली काम कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय स्पार्क डिस्चार्ज। वो तो काम कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोडक्शन करने का, बट इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ एक नया डिस्कवर कर लिया जो कि क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या नोटिस किया जब वो ये काम कर रहे थे, वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही वो एक प्लेट होती है, जैसे ही वो किसी प्लेट पे एक अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां पे वो नोटिस करते हैं कि यार जैसे इलेक्ट्रोड पे, एक मेटल इलेक्ट्रोड पे अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक बहुत हाई वोल्टेज का स्पार्क ऐसा ट्रेवल होके जाता है। तो वो परेशान हो गए कि ये जो जैसे ही मैं अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे गिरा रहा हूँ, यहाँ से ये एक बहुत ही बड़ा सा स्पार्क निकल के क्या जा रहा है। तो उन्होंने जब इसको पढ़ा, जब इसकी स्टडी करी तो उनको यहाँ पर पता चला कि जो स्पार्क यहाँ से जा रहा है वो और कुछ नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने धीरे से पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उनको क्या पता चला कि जब भी ही नोटिस्ड दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल इलेक्ट्रोड, अ हाई वोल्टेज स्पार्क passes across the electrodes and that spark was nothing but the electrons. वो क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन, that is emitted from the metal surface. तो उनको फिर एक बात समझ में आई कि अगर हम किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पर कोई भी रेडिएशंस अगर हम डालेंगे तो उस रेडिएशंस के वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और वो इलेक्ट्रॉन के एमिट होने वाले प्रोसेस को तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बट जो वो प्लेट जिसके अंदर से वो इलेक्ट्रॉन निकला उस प्लेट को फोटो सेंसिटिव प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटो सेंसिटिव प्लेट। समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो उन्होंने ये बात नोटिस करी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट इज सरफेस विच, क्या बोला उन्होंने बच्चों? सरफेस
which emits electron when illuminated with appropriate radiation is known as photosensitive surface। एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर यदि मैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करवाऊं तो वो क्या बनाता है, उसको वो फोटो अगर एमिट कराऊं तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन देने वाली सरफेस या फिर प्लेट उसको हम क्या कह देते हैं, फोटोसेंसिटिव सरफेस कह देते हैं। समझ में आया बच्चों, क्या कह देते हैं, फोटोसेंसिटिव सरफेस कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये एक्सपेरिमेंट भी मतलब मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के भी आपको समझाने की कोशिश करी है। ये जो है यहां पर ये क्या है, तो ये है मेटल का सरफेस। तो ये मेटल की सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां से मैंने एक अल्ट्रावायलेट लाइट को रेडिएशन को इस पे गिराया है। जैसे ही ये लाइट आके यहाँ पे गिरती है तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का निकलना इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो ये प्लेट इसको निकाल रही है उसको हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या कहते हैं बच्चों, फोटो सेंसिटिव प्लेट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर उन्होंने क्या कहा है, एक आपको कई बार एक पूछ ले जाता है 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन आ जाती है, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप कैसे बताओगे बच्चों, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, सॉरी बच्चों, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ रेडिएशन ऑफ, बच्चों देखो यहां पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा मारा और मैं इसको सर्कल भी करता हूं, इसको भी आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये अप्रोप्रिएट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं आपको समझाना चाहता हूं अभी। बट अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो क्योंकि डेफिनेशन है, हमको याद करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन द रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब ये अप्रोप्रिएट शब्द मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान से समझो, ये है मेरा एक, समझो फॉर एग्जांपल फोटोसेंसिटिव सरफेस या फिर फोटोसेंसिटिव प्लेट कोई तो है। अब इस पे मैंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर रेडिएशंस एमिट करवाई है, मतलब एमिट नहीं सॉरी इंसिडेंट करवाई है। तो जब इंसिडेंट लाइट मेरे इस पर्टिकुलर सरफेस पे आके गिरती है तो ये सरफेस जो है इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आप फर्दर फ्यूचर में, मतलब जब आप में को मैं दूसरे पार्ट में वीडियोस बनाऊंगा, जो ये तो इसका पहला पार्ट चल रहा है, तो दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि उसके अंदर हम लोग एक शब्द को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, तो बच्चों हर एक मेटल प्लेट के पास है ना कुछ तो एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सर ये है मेरी पर्टिकुलर चीज, समझो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके पास एक चीज होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनिमम वैल्यू, जैसे कि मैं बोलूंगा कि आप मेरे को लेकर चलो कुछ खिलाने, तो आप क्या बोलोगे यार, आपको दिमाग को पता होता है कि मिनिमम मेरे पास अगर 50 रुपए है तो मैं खिलाने लेकर जा सकता हूं, अगर 50 के नीचे है तो मैं खिलाने लेकर नहीं जाऊंगा उनको। तो 50 के ऊपर वाले जितने भी पैसे होते हैं वो आप खर्च कर सकते हो, ठीक है, उससे नीचे नहीं। तो कल को यदि कोई आपको आके 20 रुपए देता है तो क्या आप उसको खिलाने लेकर जाओगे? नहीं, आप उसको रख लोगे। कल को कोई आके आपको 40 रुपए देता है, क्या आप उसको खिलाने लेकर जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी एक मिनिमम शर्त है कि मेरे पास जब तक 50 रुपए नहीं होंगे, अब 50 रुपए के ऊपर आप कितना भी रुपया मुझे दे दो, मैं वो आपको खिलाने में खर्च कर सकता हूं। तो वैसे ही हर एक मेटल प्लेट के पास एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन, एक वैल्यू होती है जिसमें वो ये बताता है कि समझो फॉर एग्जांपल मेरा जो एक वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन में जो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो समझो फॉर एग्जांपल मैं एक मेटल प्लेट हूं, मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। कितनी है बच्चों? 20 हर्ट्ज। तो अगर मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो बच्चों आप मेरे ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट करोगे तो वो लाइट इंसिडेंट जब तक, समझो फॉर एग्जांपल वो लाइट इंसिडेंट जो आप मेरे ऊपर कर रहे हो वो समझो 2 हर्ट्ज की है, वो आई 2 हर्ट्ज की, क्या मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? नहीं निकालूंगा, क्योंकि मिनिमम मेरी शर्त है कि पहले तो आप मुझे 20 हर्ट्ज जो मेरी मिनिमम वैल्यू वो आप मुझे दोगे, अब उससे ज्यादा अगर आपके पास है तो वो चीज मैं आपके लिए यूज में ले सकता हूं। तो मैंने फिर 10 हर्ट्ज की लाइट इंसिडेंट करवाई, क्या वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है? नहीं। मैंने 15 हर्ट्ज की लाइट को इंसिडेंट कराया, क्या वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है? नहीं। मैंने 20 हर्ट्ज की लाइट इंसिडेंट करवाई, क्या निकाल? नहीं। अब वो निकाल नहीं सकती है बट वो स्टार्ट करा सकती है। इसको मिनिमम कितना चाहिए था? 20 हर्ट्ज। अब 20 हर्ट्ज के ऊपर अगर मैं एक
हर्ट्ज भी बढ़ा दो, जैसे कि मेरी जो इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी है 21 हर्ट्ज, तो बच्चों 21 हर्ट्ज में से 20 हर्ट्ज तो ये खुद ले लेगा क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू है वो, इतना तो मुझे चाहिए। अब उसके ऊपर बचा कितना, 1 हर्ट्ज। अब उस 1 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है। अब वही, अब उसके ऊपर आप जितना दे दो, आप 40 दे दो, 40 में से 20 खुद रख लेगा और जो बची 20 है उस 20 से इस इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एमिशन तभी होगा जब एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालोगे। एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी को अगर मैं अच्छे तरीके से बताऊं तो मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि मेरे इधर से एमिशन तभी होगा जब जो लाइट आ रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी मेरे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होगी, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिक्चर में आएगा। अगर जो लाइट वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा और यहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का उसके अंदर मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट समझाने वाला हूँ विद डायग्राम, और उसके बाद में मैं आपको फोटो सेल भी पढ़ाने वाला हूँ, और उसके बाद में मैंने इस पूरे चैप्टर को टोटल 5 या 4 पार्ट्स में तोड़ने का सोचा है। तो ये मेरा आज पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर भी मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। 4 से 5 पार्ट में बच्चों ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि 5 में से 5 नंबर हम लोग को पूरे मिल जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, कॉन्फिडेंट रखना, मेरे ऊपर एक थोड़ा सा फेथ रखना। हर एक चैप्टर आपके फिजिक्स का इतना आसान बना दूंगा बच्चों कि आप अगर मुझे ध्यान से सुन लो, बस ध्यान से अगर सुन भी लो, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो आप अगर लिख लो, तो भी आपको हर चैप्टर में से जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हर चैप्टर में से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपको कहीं पे नंबर कटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, बाय बाय।